जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और प्रतिदिन के भांति आज भी जो है आप लोगों का करंट अफेयर ये जो दिखने देखने को मिलेगा, जो डेली करंट अफेयर के सीरीज में हम लोग बने हुए हैं। 8 से सुबह 7 से 8 बजे ये जो है लाइव चलता है। आप सभी लोग यदि करंट अफेयर का आनंद लेना चाहते हैं, अपने एग्जाम में अपने तैयारी को और अधिक बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस सेशन से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज जो है हम लेकर के आए हैं इस सीरीज में जो है यह सीरीज जो है डेली 7 से 8 बजे जो है हमारे चैनल पर इसका क्लास इस सीरीज का चलता है। तो आप सभी लोग जुड़ करके इसका आनंद ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है डेली करंट अफेयर का ये क्लास चलता है। और आज जो है 19 से लेकर के 21 तारीख तक के करंट अफेयर आपको दिखाई देगा, जनवरी 2026 का। और ये बिहार पुलिस, यूपीएससी तो कम, लेकिन बीपीएससी, एडीओ, बीपीएससी, एईडीओ, रेलवे के लिए क्या है, ये जरूरी मंद चीज़ है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार आप सभी लोग मेरे क्लास में जुड़ करके और करंट अफेयर के बातों को क्या समझिए, पढ़िए और अपने एग्जाम की तैयारी को क्या बनाइए, बेहतर बनाइए। तो आज के लिए और ये मेरे साथ जुड़े रहें। और हम लोग जो है आज के फर्स्ट क्वेश्चन जो है सारे न्यूज़ों को कवर करते हुए, ये जो है पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया था। और इसका जो है एक बढ़िया सा क्वेश्चन था जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन है कि सोन नदी जल बंटवारे के समझौता या समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल में से कितना जल बिहार को मिलेगा। तो यह क्वेश्चन हमने बताया था कि अविभाजित बिहार मतलब बिहार प्लस झारखंड था। तो उस समय जब मिला था, और यह जो था इंद्रपुरी समझौता 1973 में जो हुआ था, उसके तहत मध्य प्रदेश और इसके क्षेत्र में हुआ था। समझ में है कि नहीं? उसमें हिस्सा मिला था बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल। और इसमें से जो है अब झारखंड और बिहार को क्या कर दिया गया, अलग। और बिहार को दिया गया है 5.75 मिलियन एकड़ फुट जल, और इसको दिया गया है 2.0 मिलियन एकड़ फुट जल हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बिहार के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, हाँ, बिहार को कितना जल मिला है, तो 5.75 मिलियन एकड़ फुट क्या मिला है, जल प्राप्त हुआ है। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो ये काम चल सकता है। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि काम सुंदरी देवी, क्या नाम है इनका, काम सुंदरी देवी है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी। तो किस रियासत की थी, तो ये दरभंगा रियासत की थी। किस रियासत के, दरभंगा रियासत के। और यह जो महल दिखाई दे रहा है स्लाइड पे, और ये जो है महल दरभंगा रियासत का ही एक क्या है, महल है। समझे कि नहीं समझे? और यहाँ एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, इनका नाम क्या है, काम सुंदरी देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इसी कारण से ये क्या है, न्यूज में है। और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जितना मेरे पास है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उनमें से जो है जानकारी आपको यहाँ मिलेगा कि देखिए, दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी थी। कैसी थी, अंतिम महारानी, जिनका नाम था काम सुंदरी देवी। और ये 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। कहीं कहीं 94 वर्ष भी मिला है। समझ में आया कि नहीं, कि 94 वर्ष की उम्र में जो है काम सुंदरी देवी जो दरभंगा राज की अंतिम महारानी थी, जिनका हाल ही में क्या हो गया, जनवरी 2026 में निधन हुआ है। और इसके साथ ही मिथिला के एक ऐतिहासिक शाही परंपरा का अंतिम जीवंत अध्याय का इतिहास क्या हो गया, इतिहास बना है। उनका जन्म जो था 22 अक्टूबर 1932 में, तो सोच लीजिए 1932 में जन्म हुआ था। और
उनका निधन जो हुआ है कब हुआ है? 2026 में। कोई दिक्कत है? नहीं ना। और ये मधुबनी जिला के मंगरौनी गांव, मधुबनी जिला के किस गांव? मंगरौनी गांव के रहने वाले थी। और ये एक मैथिली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? मैथिली ब्राह्मण परिवार में। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस परिवार के थी, तो ब्राह्मण परिवार के थी। और ये कहाँ के? मधुबनी के। वह स्वर्गीय महाराज धीराज कामेश्वर सिंह की क्या थी? तीसरी पत्नी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह किनकी पत्नी थी। तो दरभंगा के जो महाराजा धीराज थे, जिनका नाम था कामेश्वर सिंह, और उनकी तीसरी पत्नी। पहले जो राजा उजा महाराजा लोग थे वो एक से अधिक विवाह किया करते थे। समझ में आए कि नहीं? अभी तो एक एक गो पत्नी संभालना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो पहले के राजा महाराजा का क्या था, अपना मतलब धन दौलत था तो एक से अधिक पत्नी रख सकते थे। लेकिन अभी तो एक ही पत्नी रखना क्या है, इतना मुश्किल है कि क्या कहने के लिए। समझ में आए कि नहीं? पढ़ाते वक्त भी पत्नी ध्यान देते रहती है कि मेरा पति कहीं इधर उधर नजर तो नहीं ना मार रहा है। तो कामेश्वर सिंह की ये तीसरी पत्नी थी, जिनके निधन हो जाने के बाद ये न्यूज में थी। और ये महज 8 साल में 1940 में कि उन्होंने दरभंगा राजघराने के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तो छोटा मतलब ऊपर ऊपर का बात है, याद रखिए या नहीं रखिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के माध्यम से मिथिला की संस्कृति और शैक्षणिक विरासत को संरक्षित किया। और 1962 में इन्हें भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने राष्ट्रहित के लिए 600 किलो सोना उन्होंने दान में दिया था। ये बात याद रखिएगा कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, तो यही काम सुंदरी देवी है जो महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी, जिन्होंने भारत चीन युद्ध में राष्ट्रहित के लिए अपने देश के सुरक्षा के लिए 600 किलो सोना क्या दी थी? दान में दी थी। समझ में आया कि नहीं? सहयोग के लिए। और एक फाउंडेशन भी चलाती थी जिसका नाम था महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन, जिसका फाउंडर क्या थी? यही थी। तो इतना बात यदि आप लोगों को ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। यही है महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह है ये। और ये है उनकी पत्नी, जब विवाह हुआ था, अभी जब मृत्यु हुआ था तब का फोटो है यहाँ। समझ में आएगी ना? ये जो है युद्ध में 1962 में जब ये मदद की थी, 600 सोना दी थी, उस समय का यह चित्र है। तो इतना बात यदि ध्यान में तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो हाल ही में न्यूज में है कि हालिया आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम, इसका नाम क्या है? खेलो इंडिया बीच गेम। तो खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का दूसरा संस्करण में बिहार ने कुल कितने पदक जीते और समग्र रैंकिंग क्या रही? देखिए पहला नंबर तो बात यह है कि गेम का नाम क्या है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आखिर जो खेल खेला गया है या गेम खेला गया है उस गेम का नाम है क्या? तो इस गेम का नाम है खेलो इंडिया बीच गेम। क्या नाम है? खेलो इंडिया बीच गेम्स। और देखिए एक है खेलो इंडिया गेम भी, लेकिन इसका नाम है खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो बीच पे खेला जाता है। 2026 है। इसका कौन संस्करण है? दूसरा संस्करण का मतलब होता है कि पहली बार जब खेला गया होगा, दूसरी बार, तो ये बार जो आ रहा है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संस्करण। समझ में आया है कि नहीं? तो यहाँ पे पूछ रहा है बिहार के संबंध में कि आखिर बिहार ने इस खेल में कितना पदक जीता है। तो कुल मिलाकर के 4 पदक जीता है। और इसका समग्र रैंकिंग बिहार का कितना है? तो 12 है। और 4 और 12 मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन है। और इसमें से देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, क्योंकि पूछ सकता है। 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 4। मतलब स्वर्ण मतलब 1 गो सोना, 2 गो चांदी वाला और 1 गो कांस्य। समझ में आया कि नहीं? तो ये कुल 4 पदक जीत करके बिहार जो है, बिहार खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कौन स्थान प्राप्त किया है? 12वां। जबकि इससे पिछले बार 2025 में जो इसका प्रथम संस्करण खेला गया था उसमें बिहार का स्थान था 28वां। तो इतना बात आप लोगों को यदि ध्यान में है तो अच्छी बात है।
इसके बारे में जो विशेष जानकारी यहाँ पे दिए हुए है, एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए। देखिए, बिहार ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में अपने प्रदर्शन को बेहतर करते हुए कुल कितने पदक जीते? 4, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य। और बिहार की समग्र रैंकिंग कितनी कमी है? 12वीं है, जो पिछले संस्करण 2025 में कमी थी, 28वीं थी। अभी हम बताए हैं कि पिछला संस्करण 2025 में कितना रहा? 28, लेकिन 2026 में कितना आ गया? 12। तो अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक ठाक। और 2025 में आयोजित पहले संस्करण में बिहार ने कुल कितने पदक जीते थे? 3। और पिछला संस्करण जो प्रथम संस्करण इसका खेला गया था, तो इसमें बिहार प्रदर्शन किया, 28वां स्थान प्राप्त किया। कुल पदक कितना जीता था? 3, और तीनों के तीनों कांस्य जीता था। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे ये दिखाया गया है। अब खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण विजेता सूची में कौन है? इसमें 5 गो राज्य है। जो प्रथम स्थान पे कर्नाटक, उसके बाद दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे पे मणिपुर, उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो ये पूरा के पूरा याद रहे या ना रहे, लेकिन इतना तो याद रखना अति आवश्यक है कि प्रथम स्थान पे कौन था खेलो इंडिया बीच गेम्स में? तो प्रथम स्थान पे कौन था? है कर्नाटक है, और दूसरे पे कौन है? तमिलनाडु, और तीसरे पे मणिपुर। पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा मणिपुर। कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर। 3 हुआ, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर। और चौथा है मध्य प्रदेश, और पांचवा है हरियाणा। मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो ये पांचों के नाम आप मुंह पे याद रखिएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश और हरियाणा। फिर से एक बार देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश और हरियाणा। ये पांचों का नाम आप लोगों के मुंह पे याद होना चाहिए। एक बार उल्टा बोलिए तो उल्टा में क्या आएगा? पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु और कर्नाटक। अब बिहार का स्थान 12वां। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसके बारे में और भी है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो 2026 खेला गया, तो घोघला बीच ये किस बीच पे खेला गया? तो कौन सा बीच पे खेला गया? इसका नाम था घोघला बीच। और ये घोघला बीच गोवा वाला बीच पे नहीं खेला गया है। कौन से बीच पे खेला गया है? घोघला बीच। और ये घोघला बीच कहाँ है? दमन में। कहाँ है? दमन। दमन और दीव में है। तो क्वेश्चन ये भी बना सकता है यहाँ से कि आखिर घोघला बीच कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पूछेगा, पूरा का पूरा पलटी मारिएगा। हाँ हाँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? पूछता तो है जहाँ जो न्यूज में है वहां से, जीके जीएस। समझ में आया कि नहीं? तो दौड़ते रह जाइएगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो लगभग लगभग 50% सभी को आता है बनाने, जो नॉर्मली पूछता है। लेकिन जो है करंट से जुड़ा हुआ अधिक से अधिक प्रश्नों को क्या करता है? एग्जामिनर बनाने का प्रयास करता है। तो घोघला बीच दमन और दीव में है। समझ में आया कि नहीं? और इसका आयोजन जो है 5 से 10 जनवरी 2026 तक किया गया। इसका शुभंकर जो है पर्ल है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पर्ल ये दिखाई दे रहा है। तो इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या है? पर्ल। कोई दिक्कत? ये दिखाई दे रहा है फोटो, और ये इसका लोगो है अपना, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दीव, DIU, दीव लिखा हुआ है, जो 5 से 10 जनवरी तक खेला गया। आई देखिए, पर्ल किसका है? खुश मिजाज और ऊर्जावान डॉल्फिन। देख रहे हैं, डॉल्फिन है लेकिन ऐसे हाथ उठेले एकदम, ए समझ में आया कि नहीं? तो एकदम खुश है, हंस रहा है, एकदम ऊर्जावान है कि नहीं है? एकदम लग रहा है कि एकदम मारेगा, कटकटा देगा। तो ये जो है क्या है, यहाँ तक ध्यान में रहना चाहिए। खेलो इंडिया बीच गेम्स भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का क्या है? बहु खेल आयोजन है। मतलब इसमें एक से अधिक खेलों को शामिल किया गया है, जिसकी शुरुआत 2025 में दीव के घोघला बीच पर हुई थी। और ये पिछला संस्करण भी इसका कहाँ खेला गया था? तो दीव के घोघला बीच पे ही खेला गया था, जो 2025 में प्रथम संस्करण इसका था, खेला गया था। जो प्रथम संस्करण भी कहाँ खेला गया था? दीव के घोघला बीच पर। पहला संस्करण ये जो है 19 से 24 मई 2025 को दीव में आयोजित किया गया था। और खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी?
2017 में। ये क्वेश्चन देखते हैं, कई बार इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्रश्न जो है पूछ लेता है। जैसे अभी तत्काल में अभी जो दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें करंट अफेयर कहाँ का पूछ रहा है, 2025 से तो पूछ ही रहा है, 2000 पीछे खसक के 24 से भी पूछ रहा है। तो इसलिए जो है प्रतिदिन यदि आप करंट अफेयर डेली नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो है एग्जाम निकालना संभव नहीं है। और यहाँ जो ट्रिपल स्टार, ये लाल बत्ती का जो सपना देख रहे हैं वो साकार नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो आपको राधे राधे राम नाम का गुणगान गाना पड़ेगा। समझ में आए कि नहीं? आपको कुछ बुझाए या नहीं बुझाए, अंधभक्त बन जाइए, आपको इनाम उनाम भी दिया जाएगा, नोबेल प्राइज। समझे कि नहीं समझे? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2017। इसका पहला संस्करण 2025, 19 से 24 मई। कहाँ खेला गया था? तो वहीं दीव में ही। कहाँ खेला गया था? दमन में ही। और दमन के किस बीच पर? तो घोघला बीच पर। तो चलिए, हम लोग के नसीब में नहीं लिखा हुआ है बीच पे जाने के लिए। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन तीसरा नंबर है जो अभी हाल ही न्यूज में है। खैर, इसका घोषणा जो है पहले ही कर दिया गया था कि 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। बताएं कि भारत अब तक कितनी बार इस सम्मेलन की मेजबानी जो है कर चुका है, पहले कितनी बार कर चुका है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनाएगा कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत। समझ में आएगा? दूसरा बनाएगा कि भारत कौवा बार मतलब कर रहा है इसका इस सम्मेलन का नेतृत्व या मेजबानी। तो चौथा बार कर रहा है। अब पहले कितने बार कर चुका है? 3 बार। ये वाला मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? एक और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये चौथा बार कर रहा है। इससे पिछला बार जो था 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्राजील। और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एक शहर है, वहीं पे हुआ है। वैसे जो है इसका जो है हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं यहाँ पे। है आखिर ब्रिक्स है क्या? यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इसका लोगो, जिसका अभी डिजाइन करके लॉन्च किया गया है। समझ में? यह डिजाइन समावेशिता, संवाद, साझा विकास की भावना को दर्शाता है। तो ये जो है अभी लोगो डिजाइन किया गया है। और ये जो है देख रहे हैं, लोगो भी डिजाइन हो रहा है कमल छाप का। समझ में आया कि नहीं? कितना गलत बात है। देखिए इधर, ब्राजील ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। तो ब्राजील किसके हाथ से भारत के हाथों में आया है अध्यक्षता? तो किसके हाथ से आया है? ब्राजील के हाथ से। इसका मतलब 17वां संस्करण कहाँ हुआ है? ब्राजील में। कोई दिक्कत? अब भारत की मेजबानी में 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इतना बात याद रखना। और इस साल ब्रिक्स के गठन को 20 साल पूरा हो रहे हैं। और आज से 20 साल पहले मतलब 2006 में ब्रिक्स का क्या हुआ था? गठन किया गया था। समझे कि नहीं समझे? तो ब्रिक्स का गठन आज से 20 साल पहले किया गया था, अर्थात 2006 में किया गया था। इसको लेकर के 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन किया और थीम बनाया। इसका थीम क्या होगा और लोगो क्या होगा? तो हमारे देश के विदेश, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। क्या नाम है? सुब्रमण्यम जयशंकर। कोई दिक्कत? उन्होंने लोगो तैयार किया और थीम भी बनाया कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। कोई दिक्कत? लोगो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। समझ में आया कि नहीं? बताइए, ब्रिक्स का लोगो तैयार किया गया तो वह में कमल घुसेर दिया सब। समझ में आया कि नहीं? सारा का सारा अंधभक्त हो गया है सब। अब यहाँ देखिए, 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रिक्स आखिर है क्या। तो इसका सबसे पहला बात तो हम बताए हैं कि इसका स्थापना जो है 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। और जो है इस ब्रिक्स के बारे में बताएं तो दुनिया की जो उभरती अर्थव्यवस्था वाली देश है, ये सभियों ने मिल करके एक संगठन बनाया। समझ में आया कि नहीं? कि एक दूसरे को क्या करेंगे? मदद करेंगे। समझ में आया? और जब ये गठन हुआ था तो इसका नाम था ब्रिक। इसका नाम क्या था? ब्रिक। एस नहीं था,
बी से भारत, सॉरी, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। ये 4 ही देश था। लेकिन 2010 में इसे एक और देश शामिल कर दिया गया, साउथ अफ्रीका। अब बन गया कै गो, 5 देश इसमें शामिल हो गया। और देखिए एक और यहाँ पे जानकारी दे रहा है कि 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, और जनवरी 2025 में ये क्वेश्चन पूछे गया, जनवरी 2024 में और जनवरी 2025 में, तो इंडोनेशिया इसका पूर्ण सदस्यता हासिल करने वाला एक नया देश बना है। अभी ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? तो 10। बताए ना कि 4 तो पहले से था, एक और साउथ अफ्रीका जुटा, 5 हो गया। मिस्र 2000 जनवरी 2024 में जुटा, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, तो 4। और 4 कब जुटा? सब 2024 जनवरी 2024 में। कौन कौन? मिस्र, ईरान, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात। कितना हो गया? 9। और इंडोनेशिया जनवरी 2025 में जुटा, तो कितना हो गया? 10। समझ में आया कि नहीं? तो कुल इसके कितने सदस्य हैं? 10। और सबसे नया सदस्य इसका जुटने वाला कौन है? तो इंडोनेशिया। कोई दिक्कत? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ब्राजील का लोगो है, सॉरी ब्रिक्स का लोगो है। यहाँ ये जो लोगो दिखाई दे रहा है किसका लोगो है? ब्रिक्स का। अब ब्राजील ने दिसंबर 2025 में औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी थी। ये दिसंबर 2025 में ही ब्राजील जो है, अब जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता किसको सौंप दी थी? भारत को। समझ में आया? हम बताए ना कि इसकी घोषणा जो है 2025 में ही हो चुका है। समझ में आया? और इसका सम्मेलन कब होने वाला है? 2026 में। और देखिए यह कौवा, ब्रिक्स का कौवा सम्मेलन है 18वां। यह हस्तांतरण 12 दिसंबर 2025 को चौथा ब्रिक्स शेरपा बैठक के समापन सत्र के दौरान किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स का जो है चौथा शेरपा बैठक कब हुआ था? तो कब हुआ था, जिसको समापन सत्र कहते हैं? 12 दिसंबर 2025 को। और उसी दिन 12 दिसंबर 2025 को चौथी ब्रिक्स शेरपा बैठक में ब्राजील ने इसकी अध्यक्षता को किसको दे दिया? भारत को दे दिया। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि एक के पिताजी के पुत्री हैं, समझ में आया कि नहीं, और वो हाथ जो है अपने हाथ को किसी के हाथ में दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसे कोई मांग रहा है तो उसके पिताजी हाथ को कहाँ दे दिए? हाथ में। कोई दिक्कत? तो भारत मांगा नहीं, वैसे ही दे दिया गया, क्योंकि काबिल लड़कों को किसी लड़की के हाथ मांगना नहीं पड़ता, उसके पिताजी खुशी खुशी दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और इससे पहले जो है 3 बार भारत इसकी अध्यक्षता कर चुका था। तो 3 बार कब कब किया था? तो पहली बार 2012 में, दूसरी बार 2016 में, और तीसरी बार 2021 में किया था। तो देखिए 2012, 2016, 2021। तो पहला 4 साल बाद, दूसरा 5 साल बाद, अब फिर 2026 में कर रहा है। तो अब की कितना साल बाद? 5 साल बाद चौथा। तो पहला जो किया था वो नई दिल्ली में था। पहला कहाँ था? नई दिल्ली में। दूसरा गोवा, तीसरा नई दिल्ली, तीसरा कहाँ? नई दिल्ली। कोई दिक्कत? तो पहला भी नई दिल्ली, दूसरा गोवा, कोई दिक्कत? और तीसरा नई दिल्ली। अब फिर कहाँ हो रहा है? दिल्ली में ही हो रहा है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका उद्देश्य बहुपक्षवाद है, दक्षिण दक्षिण सहयोग एवं वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार को बढ़ावा देना है। यह इसका अपना उद्देश्य है। ये बात याद रहे या ना रहे, लेकिन ये बात सबसे अधिक है, याद रहना चाहिए कि ब्रिक्स का जो है स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिक के रूप में हुआ था, BRIC। बी से ब्राजील, आर से रसिया, और आई से इंडिया मतलब भारत, और सी से चाइना मतलब 4 देश शामिल था। कितना देश? 4। और ये 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था, कितना देश हो गया? 5। जिसका नाम क्या हो गया? एस जुट करके ब्रिक के जगह क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? और यदि दिक्कत नहीं है तो बोलिए, हम आगे की ओर चलें। देखिए यहाँ, अब यहाँ वही मोटे मोटे बातों को दिया हुआ है। और हाँ, ये वाला बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। यहाँ देखिए, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
कहाँ हुआ था? तो कजान रूस में हुआ था 2024 में। 16वां कहाँ हुआ था? तो कजान रूस में हुआ था 2024 में। 17वां कहाँ हुआ था? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। 17वां देखिए ब्रिक्स सम्मेलन। तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 6 से 7 जुलाई 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है। और 18वां कहाँ हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? ब्रिक्स ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन संस्थापक सदस्य है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका मूल सदस्य बना। एक मिनट आप लोग रुक जाइए। देखिए यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे मिस टाइपिंग कर दिया है। मिस टाइपिंग यह है कि ये जितना जगह भी ब्रिक्स का स्थापना जो बताया है ना 2006, यहाँ 2009 होगा। क्या होगा? 2009, क्योंकि इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। ये बात ध्यान में रहना चाहिए आप सभी लोगों को। कब हुआ था? 2009 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। यहाँ मिस टाइपिंग किए हुए हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक ही जगह है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। और इसका जो है मिल करके सदस्य स्थापित किया था 2010 में। दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये क्या बन गया था? ब्रिक्स बना था। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक्स कब बना? अभी जो है इसके कुल 10 सदस्य हैं। और 10 सदस्य में कौन कौन है? ये बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। तो दिक्कत यही है। ब्रिक्स जो ब्राजील में हुआ था 2025 में, रियो डी जेनेरियो में। समझ में आया? ब्रिक्स का सम्मेलन। यहाँ पे मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित किए थे कौन? रूस के, सॉरी ब्राजील के प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए ये भी ये वहीं का है एक चित्र जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब इसके बाद भी आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि हालिया आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 द्वितीय संस्करण की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य हम पीछे बताए हैं कि कौन सा? कर्नाटक जो था शीर्ष स्थान पर था। कर्नाटक पहला स्थान पर था। दूसरा पर तमिलनाडु, तीसरा पर मणिपुर था। और चौथा पर मध्य प्रदेश। अब पांचवा पर कौन था? हरियाणा था कि नहीं था? तो ये क्वेश्चन अभी बना दिया ना। तो क्वेश्चन बना करके ऐसे पूछ सकता है। कोई दिक्कत? अब बिहार का कौन सा स्थान था? तो बिहार का 12वां स्थान था। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत? और इतना में दिक्कत नहीं है तो हम आगे की ओर चलते हैं। और वही वो मोटा मोटी बात दिए हुए है कि इसका सबसे ज्यादा याद रखने वाला जो चीज है ये पर्ल्स, उसका इसका शुभंकर क्या है? पर्ल्स। और इसमें कौन कौन सा खेल है? तो वॉलीबॉल है, बीच सॉकर है, सेपक टकरा, कबड्डी है, पेन कैक सिलट है। तो ये जो है और खुले पानी में तैराकी, मलखंभ प्रदर्शन, रस्सी कस्सी प्रदर्शन है। और इसका शीर्ष 5 जो है ये बताए ही है हम आपको। समझ में आएगी ना? कोई दिक्कत? और कर्नाटक जो है कुल कितने पदक जीता है? तो यह 11 को पदक जीता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक कुल 11 पदक को जीत करके, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 गो रजत और 6 गो कांस्य। 2 3 6, 2 3 6। समझ में आया कि नहीं? ऐसे याद रखिएगा। 2 तिहाई 6। कैसे याद रखिएगा? 3 से 2 में गुना करेंगे कितना आएगा? 6। 3 गो स्वर्ण, 2 गो रजत और 6 गो क्या? कांस्य। तो 3 दूनी 6। अब प्रथम स्थान पर कर्नाटक और तमिलनाडु 8 पदक जीता है। और मणिपुर 7। कोई दिक्कत? कर्नाटक 11, तमिलनाडु 8, मणिपुर 7 तीसरे स्थान पे। बिहार 4 पदक जीत करके 12वें स्थान पे है। कोई दिक्कत?
अब देखिए यहाँ बिहार के बारे में जो थोड़ा सा दिए हुए है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बिहार के पुरुष सेपक टकरा टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ओवरऑल चैंपियन सेपक टकरा टीम किया है और किस किस राज्य का टीम, तो बिहार राज्य का टीम सेपक टकरा खेल में क्या किया है, ओवरऑल पूरे गेम का क्या बना है, चैंपियनशिप हासिल हासिल किया है। और टीम ने क्वाड इवेंट में स्वर्ण पदक एवं टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया है। और जो है क्वाड इवेंट में इसने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि यह किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो सेपक टकरा खेल में कोई दिक्कत। जबकि इसी खेल महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया और ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान। महिला लोग जो थी सेपक टकरा में कौन स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर रहे ओवरऑल गेम को देखा जाए तो। और रजत पदक उन्होंने जीता है। हमारे बिहार की महिलाएं भी कुछ पीछे नहीं है, वो लोग भी खेल के जो क्षेत्र में है बहुत आगे बढ़ रहे हैं लोग, और सब बहुत लड़की सब लोग जो है रुचि ले रही हैं लोग खेल के प्रति, तो अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि दरोगा में जो है इस बार जो है सबसे अधिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि आखिर आप लोग भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, दिया हुआ है। और कथन नंबर पहला है कि भारतीय बजट के इतिहास में पहली बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जाएगा, 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। और इतिहास में पहली बार है जब 2026 में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो ये सही बात है कि इस बार जो है हमारे देश का बजट जो है आय और व्यय, बजट क्या होता है, तो बजट जो है हमारे देश का आय और व्यय का जो ब्यौरा देने का कार्य करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बजट। समझ में आए कि नहीं। वैसे ये हक होता है राष्ट्रपति को पेश करने का, और राज्य में राज्यपाल को, लेकिन कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेंगे वही मंत्री पेश करता है। अभी हमारे देश में वित्त मंत्री बजट पेश करने का काम करते हैं वर्तमान में, समझ में आया कि नहीं। और भारत के जो वित्त मंत्री है वर्तमान में वो निर्मला सीतारमन है। कौन है, निर्मला सीतारमन। कोई दिक्कत है। और यहाँ देखिए, और दूसरा है कि भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, ये भी सत्य है। और किसके द्वारा, तो ये ब्रिटिश एक अधिकारी थे जिसका नाम था जेम्स विलियम्स, जेम्स विलियम्स। कोई दिक्कत, तो जेम्स विलियम्स के द्वारा 7 अप्रैल 1860 को पहली बार बजट पेश किया गया था। तीसरा कथन है कि आजाद भारत का पहला केंद्रीय बजट आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। यह भी कथन क्या है, सही है, सत्य है। कोई दिक्कत। देखो, आजादी के पहले मतलब देश में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को किसके द्वारा, जेम्स विलियम्स के द्वारा। आजादी के बाद 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था बजट, जो कौन किया था, आर के षणमुखम चेट्टी। कोई दिक्कत। और चौथा कथन है कि मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें से पूर्ण बजट 8 बार पेश किया था और 2 बार अंतरिम बजट। तो देश में सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई ही पेश करने वाले थे बजट, तो ये भी सत्य है। तो कुल कथन इसका सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी कथन सत्य है। कोई दिक्कत नहीं ना। और इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पीसीएस एग्जाम में बनाता है और दरोगा जैसे एग्जाम में बनाता है। समझ में आया कि नहीं। ट्रिपल स्टार लगाने के लिए कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ये जायज बात है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय सुधार की दिशा में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 2026-27 में रोलिंग बजट प्लान लागू किया जाएगा, जिसके तहत 3 लगातार वित्तीय वर्षों के लिए संकेतात्मक बजट अनुमान तैयार किया जाएगा। और जो रोलिंग बजट तैयार करने वाला प्रथम जो भारत का राज्य जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश, जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। और देखिए, इस तहत मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो इस पहल को अपनाएगा, और ये पहला राज्य है जो
26-27 के लिए बजट पेश किया जाएगा, वो जिसका जो है मुख्य उद्देश्य 3 वर्षों के लिए होता है। जैसे कि किसी भी उद्देश्य को पेश किया जाएगा बजट में तो उसका लक्ष्य 3 वर्ष का होगा, समझ में आया, रोलिंग बजट के लिए। ऐसा करने वाला पहला है। रोलिंग बजट आखिर किसको कहते हैं? तो वह बजट प्रणाली जिसमें हर वर्ष केवल 1 साल का नहीं बल्कि आगे के कई वर्षों को, आमतौर पर 3 से 5 वर्षों का बजट निरंतर मतलब अद्यतन मतलब अपडेट किया जाता है, जो हर साल आगे खिसकता रहता है। एक बार बजट पेश कर दिए, 1 साल। रोलिंग बजट किसको बोलते हैं? रोलिंग का मतलब होता है फैलना, समझ में आएगा, रोल की तरह ऐसे कर दिया, ऐसे रोल की तरह फैल रहा है, ऐसे, समझ में आया कि नहीं? मतलब ऐसे खसकते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रोलिंग बजट जो है पेश किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, इसके तहत जो है इस साल जो 2026-27 के लिए बजट पेश किया जाएगा, उसका मतलब लक्ष्य रखा जाएगा कि अगले 2 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक उसको उसी में सुधार कर करके क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। समझ में आया? रोलिंग बजट का मतलब यही होता है। अब यहाँ देखिए, बिहार सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट पेश किया था, जिसको हरित बजट कहते हैं। अब बिहार सरकार हरित बजट कब पेश किया था? 2020-21 में। क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं कई एग्जाम में कि बिहार सरकार ने हरित बजट या ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो 2021 वाले वित्तीय वर्ष में किया था, जो 15 मार्च 2020 को विधानसभा में पेश किया गया था सुशील कुमार मोदी के द्वारा, और जिससे बिहार भारत का पहला राज्य बन गया था जिसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बजट को क्या किया गया था, व्यापक बजट पेश किया गया था। अब भारत का पहला राज्य बना था बिहार, जहां पे पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बजट को क्या किया गया था, पेश किया गया था, जिसे हरित बजट या ग्रीन बजट कहते हैं। तो बिहार में कब पेश किया गया था? 2020-21 में किया गया था। समझे कि नहीं समझे? और जो है 2020-21 में किया गया, ये तो सबसे बड़ा बात है। और ये क्या था यहाँ, हाँ, कितने तारीख को किया गया था? 15 मार्च 2020 को। किनके द्वारा? सुशील कुमार मोदी के द्वारा, जो अभी नहीं रहे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? नहीं है तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मतलब एआई मशीन लर्निंग नीति 2026 और नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। समझ में आया कि नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मतलब एआई के द्वारा एक ऐसा मशीन तैयार किया गया है जो सीखने और सिखाने में क्या करेगा, काम करेगा। और जो है नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत में, अपने देश का, कि एआई के द्वारा जो है लोगों को पढ़ा करके उनके साक्षरता दर को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? वैसे वीडियो कॉल पे भी पढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है साक्षरता दर। समझे कि नहीं समझे? सही बात है ना? तो ये राजस्थान है ऐसा करने वाला पहला राज्य। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे दिखाई दे रहा है एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन के दौरान राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एआई एमएल नीति 2026 और नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम का क्या किया, शुभारंभ किया। और इसका उद्देश्य शासन को सुदृढ़ करना है। मतलब जो है उद्देश्य शासन का मतलब हम लोग का जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो उद्देशिका लिखा हुआ है, उस प्रकार के शासन को क्या करना है, लाना है, ताकि सभी लोग शिक्षित रहेंगे, सभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे, तो इस देश में जो है शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चल पाएगा। लेकिन हम ही सोच रहे हैं कि जो ला रहा है, समझ में आ रहा है, अब उसी पर ना भारी पड़ जाए। आर्थिक विकास को
गति देना, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार सृजित करना मतलब रोजगार बढ़ाना, नवाचार को बढ़ाना मतलब नए नए तकनीकों को बढ़ाना। और इस नीति का शुभारंभ के साथ राजस्थान के एआई पोर्टल का भी क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। और इस सम्मेलन में फरवरी 2026 में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारी के रूप में आयोजित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो है यहाँ दिखाई दे रहा है लोगो, इन एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026 कब होने वाला है, तो फरवरी 2026 में होने वाला है बाबू। कब होने वाला है, फरवरी 2026 में, याद रखिएगा। जब उस समय हम लोग पहुंचेंगे तो उस समय भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत। ये जो है 19 से 20 फरवरी 2026 को होगा। इसका मेजबान कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में एक जगह है भारत मंडपम, तो कहाँ पे होगा इसका आयोजन, नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। समझ में आया। और जो है एक और बात देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया था, तो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहाँ, पेरिस फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समझ में आया कि नहीं, इंटरनेशनल एआई समिट पेरिस फ्रांस में किया गया था। वहां मोदी जी भी गए थे। समझ में आया कि नहीं, कहाँ, पेरिस फ्रांस में। और पेरिस जो है फ्रांस की क्या है, राजधानी है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो भारत में नई दिल्ली में। वो भी कहाँ, नई दिल्ली में कहाँ, भारत मंडपम एक स्थान है, वहीं पे किया जा रहा है। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जनवरी 2026 में हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जैसे कि मेघालय में उच्च न्यायालय जैसे हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में पहली बार कोई महिला जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई है, वे कौन है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। उनका नाम क्या है, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। क्या नाम है, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ की बनी है, तो मेघालय के। कहाँ की बनी है, मेघालय उच्च न्यायालय के। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा पटना के बारे में, अभी जो एक्सचेंज हुए थे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय का 47वां मुख्य न्यायाधीश क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। दिसंबर में ही नियुक्त किया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी का क्या लिया है, स्थान लिया है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, 3 फरवरी 1916। अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, संगम कुमार साहू। किनका स्थान लिया है, तो पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी का स्थान लिया है। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एडवर्ड मेनार्ड टेस चैम्स। कुछ भी याद रखिएगा, सर एडवर्ड मेनार्ड भी याद रखिएगा या चैमियर भी याद रखिएगा। लेकिन नाम है इतना बड़का, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैमियर, इतना बड़का नाम है एक। जबकि पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के कौन बने थे, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा, स्वतंत्रता के बाद। अब पटना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों का नाम दिया हुआ है कि 44वां कौन थे, तो के विनोद चंद्रन, जिसका नाम था कृष्ण विनोद चंद्रन। 45वां कौन थे, तो विपुल मनुभाई पंचोली। 46वें कौन थे, तो पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी। और 47वें कौन है, तो संगम कुमार साहू। कौन है, संगम कुमार साहू 47वें हैं। कोई दिक्कत, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, काम चल सकता है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये थोड़ा सा दिए हुए है भारत के बारे में कि प्रोफेशनल काबिलियत और मानवीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 40 लोअर अवार्ड 2025 से सुप्रीम कोर्ट के वकील
शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया है। अभी जो है एक अवार्ड है 40 लोअर अवार्ड 2025, समझ में आया कि नहीं? तो 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जिनका नाम क्या है? शुभम अवस्थी, समझ में आया? और यह सम्मान उन्हें कानूनी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट काम, जनहित याचिकाओं में और समाज सेवा में उनकी प्रतिबद्धता के लिए क्या किया गया है? दिया गया है। यह पुरस्कार भारतीय कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान है जो 40 वर्ष के 40 वर्ष के कम युवा को कानूनी प्रतिभाओं को महत्व देता है। मतलब अंडर 40 का मतलब 40 वर्ष से कम उम्र के वकील होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भी दिया जाता है। अभी जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? किसके? सुप्रीम कोर्ट के। तो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। इनकी नियुक्ति हाल ही में 24 नवंबर 2025 को किया गया है। कब किया गया है? 24 नवंबर 2025 को। इससे पहले 52वें न्यायाधीश BR गवई थे, समझ में आया कि नहीं? और 51वें न्यायाधीश कौन थे? संजीव खन्ना। 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। 52वें कौन थे? BR गवई, समझ में आया? 52वें BR गवई और 53वें सूर्यकांत। तो अभी कौन है? 53वें। और बिहार में कौन है? पटना हाईकोर्ट के 47वें। उनका नाम क्या है? संगम कुमार साहू। क्या नाम है? संगम कुमार साहू। यहाँ भी याद रखिएगा शुभम अवस्थी को अंडर 40 लोअर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इतना बात ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि बिहार में प्रथम ये कई बार कई एग्जामों में प्रश्न जो है बना बना करके पूछता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे बालक? तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HJ कानिया। उनका नाम क्या था? HJ कानिया। पहले मुख्य न्यायाधीश, ये भी कई बार। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जो लोकसभा का पहली बार अध्यक्ष बना था लोग स्वतंत्रता के बाद, तो GV मावलंकर। पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो है इसका क्या बनता है? सभापति बनता है। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछता है सब तो याद रहता है। HJ कन्या पहले मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर। कोई दिक्कत? पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन था? नारहरि राव। क्या नाम था? नारहरि राव। अब पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी, जिनके बारे में बताए थे 26 नवंबर 1947 को क्या किए थे? बजट पेश किए थे। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। और पहले अटॉर्नी जनरल मोतीलाल चिमनलाल सितलवार। मोतीलाल तो इनका नाम दे देता है MC सितलवार। क्या नाम दे देता है? MC सितलवार। कोई दिक्कत? तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो ये पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो MC सितलवार। उनका नाम क्या है? मोतीलाल चिमनलाल सितलवार। पहले नियंत्रक परीक्षक महालेखा परीक्षक CAG कौन थे? तो नारहरि राव। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए आक्का पारे योजना को मंजूरी दी है? आक्का पाडे योजना होगा। आक्का पाडे योजना की मंजूरी, मतलब आक्का पाडे योजना किसने चालू किया है?
तो यह चालू किया है कर्नाटक सरकार ने। किसने चालू किया है? कर्नाटक सरकार ने। और किस लिए? तो महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा देने के लिए। किसके लिए? सुरक्षा देने के लिए, जिसका नाम था अक्का पाडे योजना। किसने चालू किया था? महाराष्ट्र सरकार ने, सॉरी कर्नाटक सरकार ने चालू किया है। कोई दिक्कत? कर्नाटक सरकार ने हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अक्का पाडे योजना को मंजूरी दी है। इसमें महिला और बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्या किया गया? लागू किया गया। इसमें कौन कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग और दूसरा पुलिस विभाग, दोनों मिल करके चला रहे हैं। जिसमें महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न, शोषण को रोकना तथा उन्हें बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाना जरूरी है। और इसी से सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया है? चालू किया है, जिसमें पिंक पुलिस पेट्रोल शामिल है। यहाँ देखिए, सॉरी, पिंक पुलिस पेट्रोल शामिल है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए 24/7 समय क्या रहेंगे? सुरक्षा में शामिल। यह योजना शुरू में कुछ जिलों में शुरू हुई थी और अब पूरे कर्नाटक राज्य के सभी जिलों में क्या किया गया? लागू किया गया था। अक्का पाडे योजना किस राज्य ने लागू किया है? तो कर्नाटक ने। किस लिए? महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए, जिसमें बाल विवाह को भी रोका जाए, महिलाओं के साथ हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना हो। ये भी एक उचित है, कर्नाटक के लिए उचित है। 9वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। क्वेश्चन पूछे हुए कि जर्मनी के चांसलर अभी वर्तमान में कौन है? तो फ्रेडरिक मर्ज के बीच जनवरी 2026 में अहमदाबाद गुजरात में हुई शिखर वार्ता के दौरान रक्षा और सेमीकंडक्टर सहित कुल कितने समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये कुल 27 समझौतों पर क्या किए गए हैं? हस्ताक्षर। मतलब जर्मनी और हमारे देश के जो है चौकीदार, जो मोदी जी को, जो मोदी जी हैं, समझ में आए कि नहीं, हमारे देश के चौकीदार हैं। कहाँ? तो ये जो है कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है? 27, जिसमें सेमी कंडक्टर, रक्षा उरक्षा, सभी सुरक्षा के बारे में बात किया गया। देखिए यहाँ यही है फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के जो चांसलर हैं। आधिकारिक यात्रा पर 12 से 13 जनवरी 2026 को क्या किए थे? भारत में आए थे और ये अहमदाबाद गुजरात में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तथा नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और जर्मनी के बीच सेमीकंडक्टर और एआई के समेत कितने मुद्दों पर? 27 अहम मुद्दों पर क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। अभी जो है ये जर्मनी के जो चांसलर, जिसका नाम है फ्रेडरिक मर्ज, और कौन चांसलर है? 10वां चांसलर है। इतना बात याद रखिएगा तो आपका काम चल सकता है। कोई दिक्कत? सेमीकंडक्टर एआई के क्षेत्र में यहाँ पे क्या किया गया है? बात किया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना? 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 2000 करोड़ के निवेश वाले एआई मिशन, कितने हजार करोड़? तो 2000 करोड़ के निवेश वाले कौन सा मिशन? एआई मिशन की घोषणा की गई, जिसके तहत अगले 3 वर्षों में 65 डाटा लैब स्थापित किया जाएगा। तो ये किसने घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश। यहाँ से देखिए एआई में निवेश कितना करेगा? 2000 करोड़। और इसके लिए कितना डाटा लैब बनाया जाएगा? 65 डाटा लैब बनाया जाएगा। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं 2000 करोड़ लगा करके ये लोग लागत एआई में जो है 65 डाटा लैब स्थापित करता है या खा पी के खत्म करता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के इस्तेमाल को लेकर के सरकार ने हाल ही में 12 कदम उठाया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ के एआई मिशन की घोषणा की। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। इस मिशन के अंतर्गत 3 साल में, वहाँ 65 लिखा था, 65 डाटा लैब स्थापित की जाएगी, जिसके
डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को मजबूती मिलेगा। और इस डेटा लैब का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा शासन नीति नियोजन सेवा पहुंच को मजबूत करना है। तो सबसे पहले शासन नीति अपने ठीक करें ना, ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। समझ में आए कि नहीं। साथ ही एआई के माध्यम से रोगों की शीघ्र पहचान की जाएगी, अस्पतालों में बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम किया जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि हालिया घोषणा के अनुसार भारतीयों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को सुलभ एवं सहज बनाने के उद्देश्य से पीपल फास्ट एआई प्लेटफॉर्म, कौन सा, पीपल फास्ट एआई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जियो के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ देखिए अंबानी का फोटो लगा हुआ है, ये मोदी जी के रिश्तेदार लगते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो जियो ने लॉन्च किया है। इतना बात ध्यान में रखिएगा, मजबूरी है ध्यान में रखना। 17 से 18 फरवरी 2026 को द हिंदू लीट फॉर लाइफ, द हिंदू लीट फॉर लाइफ 2026 साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, चेन्नई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, चेन्नई के लेडी एंड एंडल स्कूल में। कहाँ किया जाएगा, चेन्नई के लेडी एंडल स्कूल में। क्या, तो द हिंदू लीट फॉर लाइफ 2026 जो एक साहित्य महोत्सव है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो चेन्नई के कौन से स्कूल में, लेडी एंडल स्कूल में किया जाएगा। किस स्कूल में, लेडी एंडल स्कूल में। इतना बात यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए ये जो है प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ते हैं कि बिहार राज्य में किस स्थान का गन फैक्ट्री 2050 वर्ष पुरानी को रक्षा गलियारे मतलब डिफेंस कॉरिडोर के तहत पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे अवैध हथियार कारोबार कम होगा तथा आधुनिक रक्षा उपकरण तैयार होंगे। इसमें से कौन है, पटना है कि मुंगेर है, दानापुर, मोकामा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दे, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। समझ में आया कि नहीं, तो कमेंट यहाँ पे लिख दे, कोई दिक्कत। और लिख करके आंसर कीजिए। आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और 7 से 8 बजे इस करंट अफेयर के सेशन का लाभ लेना ना भूलें। और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को लिख करके जाएं कि क्या मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो अच्छा लगा या कैसा लगा। आप लोग सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि हम एक विद्वान व्यक्ति नहीं हैं। बस इतना है कि हम इतना जानते हैं पढ़ना और पढ़ाना, थोड़ा समझाने का तरीका है मेरे पास। कोई विद्वान नहीं है, तो सलाह भी दे सकते हैं कि और हम सुधार करें, ताकि समझे कि नहीं समझे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।